नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। विरासत के साथ विकास का मंत्र, सांस्कृतिक वैभव का अद्भुत संगम। धर्म और संस्कृति की नगरी वाराणसी एक बार फिर ऐतिहासिक और पौराणिक गौरव की साक्षी बनने जा रही है, जहां 3 से 5 अप्रैल तक महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाना है। इस महानाट्य प्रस्तुति में दर्शकों को प्राचीन भारत की समृद्ध परंपराओं, न्यायप्रिय शासन और वीरता की गाथाओं से रूबरू कराया जाएगा। वाराणसी में 3 दिन तक चलने वाला यह महानाट्य दर्शकों को प्राचीन भारत की वैभवशाली झलक दिखाएगा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूती देगा। यह महानाट्य न्याय, वीरता और सुशासन के प्रतीक चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के गौरवशाली इतिहास और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जीवंत करेगा। मध्य प्रदेश के कुशल कलाकारों द्वारा अपनी सशक्त प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक वैभव को प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग और विक्रमादित्य शोध संस्थान का यह प्रयास है कि सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से जुड़े विविध पहलू तथा उनका विराट व्यक्तित्व पूरे देश के लोगों के सामने आए। इस उद्देश्य से काशी विश्वनाथ धाम में महानाट्य विक्रमादित्य का 3, 4 और 5 अप्रैल को मंचन किया जा रहा है। इस नाट्य से विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, दयालुता, सुशासन और लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी आस्था बेहतर तरीके से सबके सामने आएगी। नाटक में हाथी, घोड़े, ऊंट और पालकी शामिल होगी। इस नाटक में 300 से 400 कलाकार सम्राट विक्रमादित्य के तत्कालीन समय को जीवंत करेंगे। उन्होंने आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग पर आभार भी जताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें विरासत के साथ विकास के मंत्र को आत्मसात करते हुए सुशासन और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्रों में साझा संस्कृति विकसित कर रही है। यह न केवल दोनों राज्यों के संबंधों को प्रगाढ़ करेगा, बल्कि जन कल्याण के नए मार्ग भी प्रशस्त करेगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। सांस्कृतिक विरासत का एक गौरवशाली अतीत विक्रमादित्य काल से भी जुड़ता है। विक्रमादित्य के काल में देश भर में शकों को परास्त करके सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल सांस्कृतिक रूप से 2000 साल पहले विक्रम संवत के प्रवर्तक के माध्यम से प्रारंभ हुई। ऐसे में विश्व की सबसे प्राचीन नगरी बनारस वाराणसी में उसका मंचन भी 3, 4, 5 अप्रैल को यहीं बनारस में होने वाला है। उम्मीद करेंगे विक्रमादित्य के उस गौरवशाली अतीत को हमारे मध्य प्रदेश के कलाकार मंच के माध्यम से हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी और अद्भुत तरीके से घोड़े दौड़ते हुए सामने आएंगे, हाथी से सवारी आएगी, मंच अपने आप बदलेगा। एक तरह से कई प्रकार के नाटक के अंदर जो वास्तविक दृश्यों को ला करके नाटकों के प्रति पुनर्जीवन का एक संकल्प है, जो विक्रमादित्य के गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगा। विक्रमादित्य और उनकी वीरता, विक्रमादित्य और उनकी दानशीलता, विक्रमादित्य और उनका सुशासन, कई अर्थों में विक्रमादित्य की कई कथाएं हैं। विक्रम और बैताल की कहानी, विक्रमादित्य और उनका सिंहासन बत्तीसी का इतिहास, विक्रमादित्य और उनका नवरत्नों का दरबार, ऐसी कई विशेषताएं विक्रमादित्य के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य आधारित यह आयोजन भी यहाँ होगा। यहाँ के पहले देश के कई राज्यों में भी इस प्रकार के आयोजन हुए हैं। बीते समय दक्षिण भारत, आंध्र में हैदराबाद पे यह कार्यक्रम हुआ था और भविष्य में भी इस प्रकार की योजना रहेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री की इस कर्मस्थली बनारस में आकर के हमारे दोनों राज्यों के संबंध में विकास, व्यवसाय, धार्मिक प्रबंधन और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती का नया इतिहास लिखने के लिए दोनों राज्यों के संबंध परस्पर सौहार्दपूर्ण और परस्पर स्थानीय वासियों के बीच मजबूत बने, मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आभार। तो भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में सम्राट विक्रमादित्य के महानाट्य का मंचन होगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय अखिलेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में रमेश जी से करूंगा। रमेश जी, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार
हमारे जो महापुरुष हैं उनके जीवन से लोगों को परिचय करा रही है, विरासत से विकास की ओर लगातार बढ़ रही है। और अब काशी यानी कि वाराणसी में 3 से 5 अप्रैल तक एक महानाट्य का मंचन किया जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित ये महानाट्य होगा। इस तरह के आयोजनों की समाज को कितनी आवश्यकता है? देखिए, मोटे तौर पर अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं कि सम्राट विक्रमादित्य न केवल मध्य प्रदेश बल्कि भारत या पूरे विश्व के गौरव के प्रतीक उसको हम मान सकते हैं। उसका कारण यह है कि अगर उनके जो राज्याभिषेक की तिथि से जो पंचांग आरंभ हुआ है, ये संसार का सबसे पहला पंचांग है जिसमें सूर्य की गति और चंद्रमा की गति दोनों है। इसके अलावा उन्होंने उस जमाने में, विक्रमादित्य जी को 2083 वर्ष हो गए हैं, उसमें जो शिक्षा का उन्होंने प्रचार अभियान शुरू किया था, अनुसंधान का प्रचार अभियान शुरू किया था, वो भारतीय वाङ्मय का जो शोध पीठ उस समय जो तैयार हुई थी, स्वाभाविक रूप से वो आज के विज्ञान के बराबर है और आज के विज्ञान को टक्कर दे रही है। दूसरी बात, उनकी जो न्याय प्रियता है, न्याय प्रियता को देखें तो कहीं ना कहीं सूचना तंत्र होना चाहिए। विक्रम और बेताल की जो कथा है, वो कथा इस प्रतीक के रूप में है कि आपका जो सूचना तंत्र है वो कितना सटीक किसी शासक को या किसी संस्था के प्रमुख को, किसी राज्य के प्रमुख को, किसी समाज के प्रमुख को किस प्रकार देता है, वो उनका बहुत अद्भुत है। और उनका अगर राज्य आपका देखेंगे तो वो उज्जैन, चूंकि उनकी राजधानी थी, उनके सत्ता का केंद्र था, लेकिन उनका राज्य जो है वो केवल उज्जैन या मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं था। अगर हम देखेंगे तो उसमें बनारस तक और कश्मीर तक उनके राज्य रहा है, व्यापक रहा है। और फिर उन्होंने शकों को जिस तरीके से बाहर खदेड़ा है यहाँ से, यानी पहले युद्ध में तो उन्होंने मथुरा तक खदेड़ा है और उसके बाद फिर आगे भी। तो कुल मिलाकर के शौर्य का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, अनुसंधान का प्रतीक है। इसकी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि विक्रमादित्य जी का जो सारा व्यक्तित्व है वो शोध अनुसंधान का और उनसे प्रेरणा लेने का है। ये बहुत ज्यादा नाच गाने तक, ये जो नाटक नौटंकी तक, उसमें सीमित ना हो, क्योंकि नाटक नौटंकी, नाच गाना ये मनोरंजन तक सीमित रहता है। और विक्रमादित्य जी का जो जीवन और उनका संदेश है वो ज्ञान रंजन है, मनोरंजन नहीं है। तो वो थोड़ा सा उसमें संतुलन करने की आवश्यकता है। बाकी मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय अद्भुत है, स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से सराहनीय भी है। जी, अखिलेश जी कहते हैं कि हमारे जो महापुरुष होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। और ऐसे ही पूर्वजों से तमाम जो है वो हमें आगे चलने की नीति मिलती है, रणनीति हम उनसे बनाते हैं। और उन्हीं पथ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी चल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? अभी जो है, मैं काफी दिनों तक उज्जैन में भी था और लगातार ये सम्राट विक्रमादित्य शोध संस्थान से भी मैं जुड़ा रहा। मैंने देखा कि बिल्कुल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तरीके से नई पहचान सम्राट विक्रमादित्य को दिलवाई है। सम्राट विक्रमादित्य के कारण जो है आज विद्यार्थियों में एक तरीके से बहुत ही उनको जो है अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बड़ा अनुभव मिल रहा है। जैसे अभी हमारे शर्मा साहब ने बहुत अच्छी बात किया कि सम्राट विक्रमादित्य का व्यक्तित्व तो बहुत विशाल है, जिसमें एजुकेशन और सारी चीजें था। पिछले बार जो है वो हैदराबाद में, ये इस कार्यक्रम को हैदराबाद में आयोजित किया गया था और हैदराबाद में ऐसा लग रहा था कि कहीं लैंग्वेज का कुछ समस्या आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां इतनी भीड़ उमड़ पड़ी उनको उस कार्यक्रम को देखने के लिए। इसलिए मैं, शर्मा साहब ने अभी बहुत विस्तृत से बहुत अच्छी इसकी व्याख्या किया कि मतलब सम्राट विक्रमादित्य के न्याय प्रणाली और सारी जो उनकी चीजें थी, जैसे इन्वायरमेंट्स का, मैंने देखा कि इन्वायरमेंट का उनको कई जगहों पे हम लोगों ने देखा कि इन्वायरमेंट के प्रति, उनका एजुकेशन के प्रति एक बहुत ही विशाल उनका व्यक्तित्व, जिसके कारण कि विद्यार्थियों को आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो डेफिनेटली जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और कई जगहों में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बनारस एक प्रमुख क्षेत्र है जहां इस तरीके की विरासत को समझाने के लिए विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छा एक पहल है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक नई दिशा इस कार्यक्रम में दी है। मैं शर्मा साहब को भी धन्यवाद देता हूं। शर्मा साहब ने इसमें बहुत विस्तृत
जानकारी और बहुत पढ़ा है उन्होंने, मैं उनको कई बार सुन चुका हूँ, हम्म, इसलिए बहुत अच्छा। और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने भी इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित करके कम से कम विद्यार्थियों में एक जागरूकता फैला रहे हैं, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बिल्कुल। रमेश जी, देखिए, अभी आपने कहा था कि ये सिर्फ एक मनोरंजन का साधन बनकर के ना रह जाए, लेकिन आपने ये भी इस बात का भी जिक्र किया कि सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो ऐसे में जब कोई भी व्यक्ति किसी के जीवन से कुछ सीखना चाहता है तो उसको उसके बारे में जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ताकि वो उनको पढ़े, उनके बारे में समझे कि आखिर वो कैसे काम करते थे, कैसे सुशासन चलाते थे, कैसे उनकी न्याय प्रक्रिया की जो तमाम कहानियां हैं वो कैसे प्रचलित हो गई, कैसे मशहूर हुई, क्या क्या कुछ उन्होंने काम किए। लेकिन अगर इनको एक नाट्य के माध्यम से लोगों के सामने रखा जाए तो क्या ये ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली तो होगी, लेकिन आप ये एक बात समझ लीजिए, शिक्षा का और समझाने की एक सीढ़ियां होती हैं, स्तर होता है। जैसे मान लीजिए प्रारंभिक कक्षा का कोई विद्यार्थी है तो उसको का समझाने के लिए कबूतर भी बताते हैं, ए समझाने के लिए एप्पल भी बताते हैं, बी समझाने के लिए बैट, और गा समझाने के लिए गणेश जी या गधा भी समझा देते हैं। तो लेकिन जैसे ही वो जब समझ जाता है तो ये सारी चीजें किनारे हो जाती हैं, फिर एप्पल भी किनारे हो जाता है, कबूतर भी किनारे हो जाता है, सीधी सीधी फिर हम आगे चलते हैं। तो इस समय अगर आप देखेंगे वो दौर चला गया है भारत में, जब शिक्षा का प्रतिशत थोड़ा सा कम हुआ करता था, लोगों को देर से समझ आती थी, तब हम ये कहानियों के माध्यम से या नाटक के माध्यम से समझाते थे। इस समय अगर आप दौर देखेंगे तो शिक्षा का जिस तरीके से स्तर बढ़ रहा है, एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से समाज के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं, उन चुनौतियों के लिए विक्रमादित्य जी का परिश्रम, उनका पुरुषार्थ, उनकी रणनीति, उनकी दूरदृष्टि और लक्ष्य की ओर बढ़ना, मोटे तौर पर सबसे पहले तो लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। वो लक्ष्य निर्धारित करने के बाद फिर कार्य योजना बनती है, और फिर कार्य योजना को पूरा करने के लिए उससे संबंधित लोगों को जोड़ा जाता है। ये बात जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाई, भगवान कृष्ण को चूंकि वो भी उज्जैन आए हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से बिल्कुल यही शैली हमको शकों के दमन में विक्रमादित्य जी की दिखती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, उनके जो पिता थे उन पर अधिकार कर लिया था, बचपन में पूरी कहानी है, उसको कौन जाए। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने किस प्रकार शकों से मुक्ति किया जाए, पहले लक्ष्य निर्धारित किया, फिर उसकी कार्य योजना बनी, फिर लोगों को उसमें जोड़ा गया। तो ये मैं समझता हूँ, ये जो आज के समाज को जो चुनौतियां आ रही हैं, आज के समाज की चुनौतियों के लिए ये संदेश देना उसमें बहुत आवश्यक है। ये ठीक है कि नाटक के माध्यम में भी उसमें बहुत ज्यादा नृत्य गीत टाइप या जो ढोल धमाके टाइप या जो ऊंट बनाने टाइप, ये ठीक है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए है। अगर हम ऊंट की यात्रा से, ढोल धमाकों से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, और वो जब लोग एकत्रित उसमें हो, तब उसमें कहीं ना कहीं विक्रमादित्य का पुरुषार्थ, उनका परिश्रम, उनकी रणनीति, उनकी प्रज्ञा शक्ति, उसके बारे में परिचित कराना चाहिए। जी रमेश जी, देखिए, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य का जो जीवन बहुत बड़ा जीवन रहा, बहुत बड़ा उनका राज रहा, बहुत कुछ उनसे सीखने लायक है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक व्यक्ति को उनके जीवन के कालखंडों से सबसे ज्यादा क्या सीखना चाहिए, किन किन बातों पर उनकी गौर फरमाना चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में अगर आप देखेंगे तो वो हर युग के अनुरूप उसमें शिक्षा होती है। हम राम जी का देखें, आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का देखें या विक्रमादित्य जी का देखें, आपको हर जीवन के प्रत्येक व्यक्ति के जिस तरीके से 24 घंटे में सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय तक अंधकार का अलग अलग प्रतिशत होता है, प्रकाश का भी अलग अलग प्रतिशत होता है, ठीक उसी प्रकार समाज जीवन में भी, राष्ट्र जीवन में भी समस्याओं का भी, समाधान का भी, उपलब्धियों का भी अलग अलग प्रतिशत होता है। मैं समझता हूं वर्तमान समय में राष्ट्र के सामने, समाज के सामने जो भी समस्याएं और चुनौतियां हैं, उनके अनुरूप विक्रमादित्य जी के जो व्यक्तित्व है उसका प्रस्तुतिकरण उसके अनुरूप होना चाहिए। तो मैं समझता हूं उसका विक्रमादित्य तो स्थापित होंगे ही, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का बहुत सराहनीय है। इससे कहीं ना कहीं हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, हमको आत्मगौरव होगा। मोटे तौर पर जिस तरीके से 1500 वर्षों में ये प्रचारित किया गया
कि हम लोग तो जंगलों में रहते थे और भेड़ चराने वालों में से रहते थे और कुछ भी दुष्प्रचार करके हमको नौकर बनाने का जो षड्यंत्र चलाया उन्होंने, दास बनाने का जो षड्यंत्र चलाया, उससे मुक्ति के लिए बहुत अच्छा मार्ग है कि हम अपने इतिहास के प्रतीक पुरुषों को, पुरुषार्थी पुरुषों को, उनको हम स्मरण करें और उनके जीवन को समझें। ये पूरा आयोजन स्वामी सम्राट विक्रमादित्य के जीवन को अवगत कराने का अद्भुत है यह। तो इसके साथ साथ मैं बस उसमें केवल एक अध्याय, एक छेपक, वर्तमान संबंध में देश और समाज के सामने, इस समय सनातन समाज के सामने बहुत चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों को विक्रमादित्य का संदेश क्या है, उन्होंने किस प्रकार विषम परिस्थितियों में अपने जो संस्कृति का जो दीप है वो उसको प्रज्वलित किया, प्रतिष्ठित किया, उसकी बहुत आवश्यकता है। ये वाला पक्ष इस समय थोड़ा सा उसका प्रतिशत बढ़ना चाहिए। मतलब मेरा ये आशय नहीं है कि ये नाटक बंद कर दिए जाएं या ऊंट ना दिखाए जाएं, ये सब दिखाए जाएं, लेकिन इनके माध्यम से जो लोग आए उनको संदेश राष्ट्र निर्माण का, समाज निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का, परिवार निर्माण का दिया जाना चाहिए। जी ठीक है अखिलेश जी, मध्य प्रदेश की सरकार भी सुशासन की बात करती है, न्यायप्रियता की बात करती है, तमाम दूसरे जो अच्छे कर्म है उनकी बात करती है, तो क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार खुद सम्राट विक्रमादित्य के पथ पर चल रही है? अभी आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हो रहा है। आज शासन जो है, मध्य प्रदेश शासन पिछले सालों से कहीं ना कहीं एजुकेशन के माध्यम से अनुशासन और बहुत सारी सुशासन लाने की कोशिश कर रही है। कुछ समस्याएं रहती हैं अपनी जगह, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हम लोग एजुकेशन में, तो हम एजुकेशन में देख रहे हैं कि आज एजुकेशन में नई शिक्षा नीति लाने वाला पहला प्रदेश बना, और इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से कई ऐसी चीजें जो हमारे पूर्वजों की विरासत थी, हमारे देश की विरासत थी, उसके माध्यम से ये बच्चों में एक नई संस्कृति डेवलप कर रहे हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन डेफिनेटली आज युवा हमारा बदल रहा है। आप स्टार्टअप को देखिए, पहले हम लोग सोचते नहीं थे कि जो है कहीं स्टार्टअप और ये सारी चीजें, आज बहुत सारे हमारे बच्चे जो है वो अनुशासन के तरीके से अपना स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं और बहुत सक्सेसफुल है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली अब धीरे धीरे इस पे परिवर्तन आ रहा है समाज में, और ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे जो चीजें रहती हैं उससे बच्चों पे, खासतौर से युवाओं में इसका फर्क पड़ता है। और डेफिनेटली आज शासन में यही लोग आते हैं नए, जो अभी देखिए जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं जो शासन में, उनके बिल्कुल उनके नेचर में बहुत परिवर्तन आ रहा। तो जो कार्य संस्कृति है, अनुशासन है, ये तो डेफिनेटली ऐसे बढ़ता है जहां उनको इस तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है। और चूंकि अभी अपने न्यूक्लियर फैमिली आ रही है, पहले हमारे जो बुजुर्ग रहते थे वो सारी ये सब चीजों को सिखाते थे, वो चलते फिरते वैल्यू एजुकेशन के रहे, लेकिन वो चूंकि न्यूक्लियर फैमिली है तो आज ऐसे समय में ऐसी चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। और यही लोग समाज में, राष्ट्र में कहीं किसी पदों पे आते हैं, तो डेफिनेटली ऐसी चीजों से वो बहुत फर्क पड़ रहा है, और आगे चल के और भी इसके फर्क समझ में आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। रमेश जी, अपने पूर्वजों के इतिहास और महापुरुषों के इतिहास के बारे में जानना कितना जरूरी है वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए? देखिए, निश्चित रूप से अपने पूर्वजों का इतिहास जानना बहुत आवश्यकता है। जो वही पेड़ आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है जो अपनी जड़ों से गहराई तक जुड़ा हुआ होता है। तो पूर्वजों की जो हमारी परंपराएं हैं, हमको किसी ने विश्व गुरु यूं ही नहीं कहा हुआ है। हम लोग सोने की चिड़िया यूं ही नहीं थे। कहीं ना कहीं परिश्रम के आधार पर जो धनार्जन हुआ था उससे संपन्नता बढ़ी थी। अनुसंधान के आधार पर, शिक्षा के आधार पर जो ज्ञान अर्जित हुआ था उससे हमने पूरे संसार को ज्ञान दिया था, इसलिए हम विश्व गुरु बने थे। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों की स्मृतियां, उनके कार्यों का चिंतन मनन करने से हमारा जो आत्मविश्वास है वो जागता है। किसी भी व्यक्ति की प्रगति के लिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है उसका अपना आत्मविश्वास होता है और उसका एक मानसिक स्तर का विकास होता है। तो अगर हम अपने ऐसे यशस्वी पूर्वज विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य जैसे यशस्वी पूर्वजों के इतिहास को समझेंगे, कहीं ना कहीं हमारे चेतन में, अवचेतन में ये भाव जागेगा, संकल्प शक्ति जागेगी जो हमारे भविष्य में विकास के लिए और आगे बढ़ने के लिए, जिस तरीके से आज दुनिया में स्पर्धा चल रही है उस स्पर्धा में हमको दूसरों से आगे होने के लिए बहुत आवश्यकता है
कि हमारी आत्मशक्ति का जागरण हो। विक्रमादित्य जैसे महापुरुषों को याद करने से, कालजयी लोगों को याद करने से हमारा आत्मबल बढ़ेगा और भारत फिर से यशस्वी बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। जी बिल्कुल। रमेश जी, देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अक्सर अपने भाषणों में चाहे लोकमाता अहिल्या देवी की बात हो, उनका जिक्र करते हैं, रानी दुर्गावती का जिक्र करते हैं, तमाम दूसरे अन्य महापुरुषों का जिक्र करते हैं। कैबिनेट की बैठक भी ऐसे महापुरुषों के जो स्थान रहे हैं वहां पर की जाती है। साथ ही अब अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी महापुरुषों के नाम से स्वागत द्वार बनाए जाने हैं। तो लगातार वे इस तरीके के कदम उठा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? स्वाभाविक रूप से ये सारे कदम बहुत अच्छे हैं और ये जो न केवल उन्होंने मोहन यादव जी ने, विक्रमादित्य जी, रानी दुर्गावती, अवंती बाई, ये जो हमारे चरित्र हैं, न केवल वो इन सब चीज, भोपाल की रानी कमलापति को, न केवल वो जो इस तरह के चरित्र को जो याद कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो एक नया जो ट्रैक, जो कृष्ण पाथेय का निर्माण किया है। आप कल्पना कर सकते हैं, 5000 सवा 5000 वर्ष हो गए हैं कृष्ण को, क्योंकि यूरोप के वैज्ञानिक कुछ भी कहें, लेकिन जिस तरीके से द्वारिका का जो अनुसंधान हुआ है, कुरुक्षेत्र की खुदाई में जो चिन्ह मिले हैं, वो कहीं ना कहीं 5000 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, जो कृष्ण के कालखंड को निर्धारित करते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने कृष्ण पाथेय का निर्माण किया है, मैं समझता हूँ एक लंबी श्रृंखला मोहन यादव जी इस दिशा में कर रहे हैं। और इसके अलावा फिर उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो निमाड़ में गए थे, झाबुआ में गए हैं, धार में गए हैं, तो वहां जो वनवासी नायक हुए हैं, उन्होंने उनका भी स्मरण किया है, उनकी प्रतिमाएं लगाई हैं, मैं समझता हूं। और फिर उन्होंने ये जो कुछ नाम तो जिनके आपने भी उल्लेख किया, वो नाम है जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है, जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर कितने नाम हैं, जिन नामों को उन्होंने वहां जाकर के उनकी पहचान दिलाई है, उन पर चर्चा की है और नगरों के नाम भी बदलने का, जैसे मान लीजिए भोपाल में इन्होंने नसरुल्लाहगंज का नाम बदला, तो वो जो अभियान उन्होंने चलाया हुआ है, मैं समझता हूँ ये आत्मगौरव के लिए मोहन यादव जी का ये बहुत अद्भुत काम है। जी बिल्कुल। अखिलेश जी, अक्सर जो शिक्षक होते हैं वो अपने छात्रों को मोटिवेट रखने के लिए महापुरुषों की गाथाएं सुनाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनके जीवन से अवगत कराते हैं और तमाम ऐसी कहानियां उनको सुनाते हैं ताकि वो मोटिवेट हो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, उसको हासिल कर सके। और सम्राट विक्रमादित्य के जीवन की जो गाथा बताई जा रही है, ये कितना इम्पैक्ट डालेगी लोगों के जीवन पर? अभी आप देखिए, हमारे बच्चे जो है कहीं ना कहीं आनंद, मतलब डांस और इस सब चीजों से जुड़ते चले जा रहे थे। एक तरीके से सामाजिक उनका जो लगाव था वो दूर होता चला जा रहा था। लेकिन जब से मैंने देखा 4 इयर्स 5 इयर्स तो से ये कार्यक्रम जो सम्राट विक्रमादित्य का शुरू हुआ, कई कार्यक्रमों में हमने देखा है, आज विद्यार्थी उनसे सीख करके कहीं ना कहीं साहस, जैसे कभी कभी आर्मी की तरफ बच्चों का झुकाव नहीं होता था, बच्चे उस तरफ से वहां जाना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब इन सबको देख करके कहीं ना कहीं आज देखिए बहुत सारी जो आर्मी है, दूसरे जो राष्ट्र के जो दूसरे कार्यक्रम ऑफिसर्स हैं, वहां जाने की बच्चे कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, सम्राट विक्रमादित्य से वीरता, उनकी वीर साहस पूर्वक जो उनकी वीरताएं देखा, आज बच्चे कम से कम राष्ट्र के प्रति उनका जो एक प्रेम जागृत हो रहा है, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र को धीरे धीरे, चूंकि ब्रिटिशर्स का शासन था तो वो जो चीजें खत्म हुई थी, वो आज कहीं ना कहीं इन सब चीजों से वो समाज में बढ़ती चली जा रही हैं और उसका इफेक्ट भी पड़ना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, समय हो गया, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अखिलेश पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया और रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सरकार विरासत से विकास के मंत्र के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और इसीलिए जो महापुरुष है, जो पूर्वज है, उनके बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा है, उनके जीवन से परिचय कराया जा रहा है और एक बार फिर से सम्राट विक्रमादित्य के महानाट्य का मंचन अब वाराणसी में किया जा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।